साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहिस। साथियों, चेक मैटर को लेकर मैं एक इम्पॉर्टेंट अपडेट डिस्कस करने वाला हूं, जिसके तहत मैं डिस्कस करूंगा कि यदि सेक्शन 138 एनआई एक्ट में परिवादी के द्वारा मैनिपुलेशंस किए गए हैं और ये मैनिपुलेशंस अपेरेंट हैं, और एक कहावत आप सब ने सुनी होगी कि जिस डाल पर बैठते हैं उसे नहीं काटा करते, बट परिवादी कई बार इतना चालाक होता है कि वो कुछ ऐसे फैक्ट्स को लिख डालता है जो उसके लिए घातक हैं। तो उसका फ़ायदा डिफेंस को कैसे मिलेगा और कैसे हम लोग जीत दर्ज करा पाएंगे, इस पर्सपेक्टिव में आज का ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मैं आज 3 मुद्दों में बात करने वाला हूँ। सबसे पहली बात, अगर परिवादी मैनिपुलेटिव फैक्ट्स पर 138 एनआई एक्ट का परिवाद लेकर आ रहा है तो वहाँ पर हमारे राइट्स क्या होंगे, हम उसे कैसे डैमेज पहुँचा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इस कॉन्टेक्स्ट में लीगल पोजीशन क्या है, और नंबर 3, उस न्यायिक दृष्टांत को और उसमें रेज किए गए कॉन्टेंशंस को और कंक्लूजन्स को, ताकि आप भी यदि ऐसी ही समस्या से गुजर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये वीडियो और इसमें बताए गए कंटेंट आपको काफ़ी हद तक राहत देने वाले हैं। तो घबराने का नहीं है भाई, लड़ने का है, मजबूती के साथ लड़ने का है। ठीक है जी। तो आप एक कॉपी और एक पेन जो है लेके बैठो, जो कुछ भी बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करते हुए चलो, ताकि कोई भी तकलीफ जो है हमें नहीं आए। सबसे पहले आप नाम नोट करो साइटेशन का, ताकि जो डिस्कस मैं बताऊंगा आगे का आपको वो इसी साइटेशन में जो है बेस्ड है। साइटेशन का नाम है R टम्पी वर्सेस डी बिजू। मद्रास हाईकोर्ट का फैसला है 17 फरवरी 2022 का। क्लियर है, गॉट द पॉइंट। इजी हो गया अपने को। अब थोड़ा सा अपन चलते हैं आगे फैक्ट्स के ऊपर। इन दिस केस एन अपील हैज़ बिन प्रेफर्ड to the Honorable High Court against the order of dismissal of complaint lodged by the appellant under section 138 of the NI Act, whereby the respondent accused has been acquitted। तो कुल मिला के एक अपील पेश हुई है ऑनरेबल हाई कोर्ट में सेक्शन 378 CRPC के तहत, क्योंकि कंसर्न ट्रायल कोर्ट के द्वारा परिवाद को खारिज करके अक्यूज को दोषमुक्त करने के ऑर्डर दिए गए। अब यहाँ पर आप एक बात जो है नोट रखो कि सेक्शन 378 CRPC में पावर्स हैं हाई कोर्ट को कि यदि किसी मामले में परिवाद पेश हुआ है और वो परिवाद मजिस्ट्रेट खारिज करता है और अक्यूज को बरी करता है, तो उसकी अपील सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट में ही लाई करेगी, उसकी अपील सेशंस कोर्ट में लाई नहीं करेगी। तो कई बार परिवादी ये गलती भी करता है कि वह सेशंस कोर्ट में अपील दाखिल करता है। अगर उसने ऐसा किया है तो सेक्शन 378 सब क्लॉज 4 CRPC में अर्जी मूव कीजिए और इनिशियल स्टेज पर जो है परिवादी को डैमेज कॉज कीजिए। तो यहाँ पर जो कंसर्न परिवादी है वो मुंह लटकाता हुआ ऑनरेबल हाईकोर्ट में गया और उसका कहना ये था कि मेरे साथ जो है जास्ती हुई है, मेरा परिवाद जो है लीगली मेंटेनेबल था, पर कोर्ट ने मेरे परिवाद को गलत रूप से खारिज करके अक्यूज को बरी कर दिया, जिस कारण अपील स्वीकार कीजिए और अक्यूज को दोष सिद्ध कीजिए, और जो मेरे राइट्स हैं मुझे दिलाए, और जो मेरा मुआवजा बनता है वो भी मेरे को जो है एज पर लॉ दिलाया जाए। ठीक है जी, ये कंटेंशन रेज किया परिवादी के द्वारा। साथियों, अब आते हैं इस मामले के फैक्ट्स के ऊपर। इस मामले के फैक्ट्स क्या है साथियों? इस मामले में परिवादी के द्वारा एक परिवाद पेश किया गया सेक्शन 138 एनआई एक्ट के तहत, जिसमें उसने क्या कहा कि द कंसर्न अक्यूज्ड हैज़ बोरोड सम ऑफ ₹8 लाख एज अ लोन फ्रॉम हिम टू डिस्चार्ज द लायबिलिटी। ही हैज़ इशूड अ चेक व्हेन प्रेजेंटेड टू द बैंक it was dishonored and ultimately notice was given and finally a complaint was filed। साथियों, उसके कॉन्सिक्वेंस में क्या हुआ कि परिवादी ने स्वयं के बयान कराए और डॉक्यूमेंट जो है प्रोड्यूस किए, और अक्यूज ने स्वयं के और एक अन्य गवाह के बयान जो है कंसर्न कोर्ट में करवाए। साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो 8 लाख वाली बात थी, जिसके लिए फाइनेंशियल कैपेसिटी पर अटैक किया गया, तब जाके परिवादी ने यह एडमिट किया कि वो 8 लाख रुपये उसके नहीं है, उसकी वाइफ एब्रॉड रहती है, बाहर रहती है, वो लगातार उसके खातों में पैसे बेचते रहती है और उस पैसे को उसने लैंड किया। इंपॉर्टेंट है, जिसका अभिप्राय क्या है कि परिवादी के पास फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है और उसने अपनी वाइफ से पैसा लेकर आगे जो है लैंड आउट किया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हिटिंग पॉइंट था इस केस के अंदर। साथियों, यहाँ पर डिफेंस का एक इंपॉर्टेंट अटैक था, उसको आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। मैं लिखवा रहा हूँ आपको। द डिफेंस एग्जामिन्ड द मैनेजर ऑफ फेडरल बैंक इन विच द अपीलेंट एंड हिज वाइफ हैविंग द अकाउंट। इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लो कि उसने फेडरल बैंक के मैनेजर को प्रोड्यूस किया और कंसर्न बैंक में अपीलेंट का और उसकी वाइफ का अकाउंट था, और अकाउंट स्टेटमेंट एग्जिबिट A6 रिकॉर्ड पर लाया गया। इट रिवील्ड दैट द अपीलेंट वाइफ सेंट ओनली अ सम ऑफ ₹3,43,000, और जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस हुए उससे रिवेल हुआ कि कंसर्न कंप्लेनेंट की वाइफ ने केवल और केवल
3,43,000 रुपये का अमाउंट ही लगभग रूप से सेंड किया, इससे ऊपर अमाउंट सेंड नहीं किया। Apart from that, there was a negotiation between the appellant and the respondent, wherein the appellant agreed to receive a sum of rupees 2 lakhs from the respondent। और इसके अलावा इनके बीच राजीनामा हुआ, जिसके तहत कंसर्न परिवादी ने यह तय किया कि वह अक्यूज से सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए का अमाउंट ही क्लेम करेगा, उसके ऊपर क्लेम नहीं करेगा। द रेस्पोंडेंट एग्रीड टू पे अ सम ऑफ रुपीज 1 लाख, जिसके कॉन्टेक्स्ट में अक्यूज केवल और केवल 1 लाख रुपए का अमाउंट पे करने के लिए तैयार था। When the due amount of rupees 8 lakh, no prudent man agreed to receive 2 lakh rupees, for which no explanation from the appellant during his deposition and even in the reply notice issued by the respondent comes out. It also revealed that the alleged check was issued for the security purpose at a time of borrowing of the money and the respondent settled the entire loan amount. Therefore, the appellant failed to prove the alleged check was issued towards the legal enforceable debt, and that's why the acquittal deserves no infirmity, it is legal and the appeal is hereby dismissed। तो कोर्ट का कहना है, ये 4 अटैक जो कोर्ट ने माने कि सबसे पहली बात कि अगर आपका 8 लाख रुपए ड्यू था तो आपने 2 लाख पे नेगोशिएट क्यों किया, जिसके कॉन्सिक्वेंस में अग्रिम रूप से कंसर्न्ड अक्यूज या रेस्पोंडेंट 1 लाख रुपए देने के लिए राजी था। नंबर 1। नंबर 2, आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है और जो कुछ भी आपने डिपोज किया है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से मिसमैच हो रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब आप 2 लाख रुपए लेने के लिए राजी हैं तो यह असंभव है कि कोई व्यक्ति 8 लाख रुपए की लायबिलिटी को चुकाने के लिए चेक देगा, जिस कारण ये स्पष्ट है कि डेट जो है वो लीगल इन्फोर्सेबल नहीं है। और कोर्ट का कहना यह है कि अगर डेट लीगल इन्फोर्सेबल नहीं है तो किसी भी रूप में सेक्शन 138 एनआई एक्ट का प्रोसिक्यूशन स्टैंड नहीं करेगा, इट इज़ लायबल टू बी रिजेक्टेड। तो लुकिंग टू द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस, जो उसकी अपील थी अगेंस्ट द एक्विटल, उसे खारिज किया गया और दोष मुक्ति या एक्विटल के ऑर्डर को यथावत रखा गया। तो कुल मिला के एक इंपॉर्टेंट बात समझ में आती है कि कोर्ट जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट है। अगर आप डिफेंस साइड से हैं तो सबसे पहले फाइनेंशियल कैपेसिटी पर अटैक करें, इसके साथ साथ कोर्ट में यह साबित कर दें कि जो एग्जिस्टिंग डेट है ये एग्जिस्ट नहीं करती, इट इज़ टोटली फ्लिम्जी। जिसके लिए काउंटर अटैक करना पड़े काउंटर अटैक करें। पर कुल मिला के हमें एक बात समझनी है कि यदि हमारे खिलाफ प्रिजम्पशन है तो कोर्ट ने अपने विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों में यह स्पष्ट किया है कि यू आर हैविंग द एम्पल अपॉर्चुनिटी टू रिब्यूट द सेम। तो अपॉर्चुनिटीज़ क्या है कि आप अपनी बात को रखें, डॉक्यूमेंट्री उसे स्टैंड करें और लीगली ये स्टैंड आउट कर दें कि आपके चेक का मिसयूज हुआ है और अल्टीमेटली उसका दुरुपयोग करते हुए एक झूठा परिवाद कंसर्न परिवादी के द्वारा पेश किया गया है और निश्चित तौर पर हम सफल होंगे। घबराने की वहाँ पर हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो साथियों, अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।